नमस्कार, मैं हूं आयुष चतरांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान का समय अब बेहद करीब आ गया है। चुनाव प्रचार अब अपने पूरे चरम पर है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मतदान 10 फरवरी को होना है। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल के बड़े नेताओं ने अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर लगा दिया है। इसके साथ ही यह समझने की कोशिश हो रही है कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम प्लान क्या है। बीजेपी के कई नेता जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे लगातार कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर मंदिर और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाया है। उधर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह ने बीजेपी के साथ आने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कई मायने निकल रहे हैं। अखिलेश ने एक तरफ बीजेपी पर हमला बोला है तो फिर वहीं किसानों के हित को लेकर के कई घोषणाएं की हैं। तो सभी पार्टियों की जो तैयारियां हैं और उनका जो फोकस है वो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, इस पर सवाल तो बनता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप ये मान सकते हैं कि सीटें ज्यादा हैं, वही उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होता है और इसलिए फोकस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हर बार देखने को मिलता है। और इसलिए यहां से ही जब चुनावों का आगाज होता है और पहला चरण कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत इसकी होती है, इसलिए यहां से जो माहौल बनता है उसका असर अंतिम जो चरण है वहां तक भी सीधा तौर पर देखने को मिलता है। और इसलिए फोकस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय है। और इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जो गठबंधन है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं और जिस तरह से किसान आंदोलन चला, इन सारे विषयों को लेकर के बेहद आक्रामक है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में आप देख रहे हैं कि लगातार जो वोट की अपील है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी हो, करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि विगत एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के भी जितने शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेता हैं, वो सब लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो माहौल है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो चुका है। लेकिन अब सवाल यही है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या 2017 में जो सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसको वो दोहरा पाएगी? किसान आंदोलन या किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं या मुद्दे जो उठा रहे हैं विपक्ष, क्या उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उसमें उसको सफलता मिलेगी या फिर नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर एक शख्स के जहन में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग भी अब यह जानना चाह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख इस बार क्या रहने वाला है। तो सभी पार्टियां चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। सभी पार्टियां हालांकि जीत के दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या गठबंधन के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार यहां की जो जनता है वो किस पर भरोसा करेगी, और जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं उसका असर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर क्या पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का। मलिक जावेद अंसारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप दुबे जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। संदीप जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक तमाम जो नेतृत्व है आपका, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ संवाद कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो जाटों का साथ है या वहां की जो जनता का साथ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। संदीप दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप दुबे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संदीप दीक्षक है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मलिक आवाज जावेद हमारी भी नहीं आ रही है, मलिक जावेद अंसारी कोई आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है। चलिए, किसी भी मेहमान तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा सभी के साथ कनेक्ट होने की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रण है वो इस समय बेहद दिलचस्प हो चुका है। और अब देखना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सियासी पार्टी अपने दावे कर रही हैं, उनके दावों में कितना दम है और क्या इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मन है। आज हम एक बार फिर से इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चाहे 2014 का आप देखें लोकसभा का चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव देखें, 2019 का लोकसभा का चुनाव देखें, ये 3 चुनाव ऐसे रहे जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मन क्या है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आप संदीप दुबे जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं अब सुन पा रहा हूं। जी जी, संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 या 2017 का विधानसभा का चुनाव या 2019 का लोकसभा का चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर हम लोगों ने देखा कि प्रदर्शन रहा था, 2022 में क्या उम्मीद है आपको? चूंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन समेत बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वोटर्स के अंदर आप लोगों को लेकर के कुछ नाराजगी है। आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर और जिन विभिन्न क्षेत्रों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने काम किया है, 34,80,000 हम लघु उद्योग स्थापित किए हैं, लगभग 3.25 करोड़ मजदूरों को 500 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण दिया है, गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनाया है, कम से कम 1.5 लाख सरकारी स्कूलों का संशोधन किया है। और जो उत्तर प्रदेश में यहाँ टूटी है, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे देश को कांग्रेस की जो अर्थशास्त्र की जातियों के गणित में उत्तर प्रदेश को हमेशा देखा और आकलन जातियों के गणित में किया। तो अब ये मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश अब जाति के सूत्र में नहीं है, वो विकास के सूत्र में है। आज एक जिला एक उत्पाद में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.21 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। किसानों की बिल यशस्वी मुख्यमंत्री ने आधा किया है, 56 लाख बुजुर्गों की पेंशन हमने दुगुनी करी है, कम से कम 1.5 लाख करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किया है, एमएसपी पर किसानों को हमने 476 मैट्रिक टन फसल खरीदी है, लगभग 4.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। तो जो हम काम कर रहे हैं, काम किया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि चूंकि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश के कार्यकर्ता हैं और उनको वंदे मातरम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वो घर घर जा रहे हैं, कोविड का नियम लागू है, 4 लोग 5 लोग छोटी छोटी संख्या में घर जा रहे हैं और घर जाके हम अपनी सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। और हमें लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है, खासतौर से युवाओं को लगता है कि अगर नया उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका हो और उत्तर प्रदेश बेहतर बन जाएगा। तो युवाओं की भूमिका उत्तर प्रदेश में है। चलिए, आपने युवाओं की भी बात की, आपने किसानों की भी बात की, लेकिन दिलचस्प ये है संदीप जी, चूंकि जिन युवाओं जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष इन्हीं दोनों विषयों को लेकर के आप लोगों के ऊपर हमलावर है। डॉक्टर नवल किशोर जी, आपके पास मैं आता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय कैंपेन चल रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है किसानों को लेकर के, वहां के युवाओं को लेकर के, आपका एक रिएक्शन मैं इसको पर चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने युवाओं को सिर्फ पकौड़ा देने के अलावा कुछ नहीं किया, इनको टोटली आश्वासन देने का काम किया। लेकिन धरातल पे आपने देखा होगा कि दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए कि 4 लाख नौकरियां। मैं डॉक्टर नवल किशोर, हालांकि मैंने स्वयं 202 विधुना विधानसभा क्षेत्र औरैया से हूं, आदरणीय अखिलेश जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार लगातार 3 साल से काम किया है और मैंने घर घर जाके कोरोना के पीरियड में लोगों की मदद देने का काम किया। इसके अलावा अभी सर्दी से पहले महिलाओं के लिए कंबल वितरण देने का काम किया। इसके अलावा जिन लोगों के पास घरों में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने घर घर देने का काम किया, लेकिन हमने विधुना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखा है जिनके घरों पर छत भी नहीं है और फूस की छत रखी हुई है। उन लोगों को बरसात के दिनों में टपकते हुए मैंने देखा है। उनके घरों में हम लोगों ने टीन सेट देने का काम किया और बाहर से गेट देने का काम किया। इसके अलावा ढेर सारी जो महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं, उनको तरह तरह से मैंने सुविधाएं देने का काम किया। क्योंकि पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते मैंने लखनऊ के और कायमगंज के अपने दोनों हॉस्पिटलों में विधुना विधानसभा के हजारों लोगों के ऑपरेशन करने का काम किया।
और ये सारी की सारी योजनाएं आदरणीय अखिलेश जी के से प्रभावित होकर मैं काम कर रहा हूं। चूंकि मैं युवा हूं और मैं दो विधानसभा विधुना विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय अखिलेश जी से मैंने आशीर्वाद मांगा है। हालांकि हमारी सीट अभी भी होल्ड में है, अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है। मलिक जावेद अंसारी जी, आपके पास मैं आता हूं। चूंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता के अंदर है और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि देखिए 14 में भी हमने करके दिखाया, इसलिए वहां की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। फिर 17 में विधानसभा के चुनाव में भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वहां सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, और उसके बाद हम लोगों ने 2019 में भी उन्हीं विषयों को देखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसे देखेंगे? कोई समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो जयंत चौधरी के साथ जो कॉम्बिनेशन बना के जा रही है, इस बार वो वहां पर सबको क्लीन स्वीप करने वाली है। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी को आप इन दोनों ही पार्टियों के बीच में, और क्या कांग्रेस पार्टी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगी, लेकिन मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से बोल रहा हूं। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं वो मुजफ्फरनगर में पर्चे बांट रहे थे थूक लगाकर, और उनके पीछे हजारों की तादाद में लोग थे। पेंडेमिक एक्ट की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो स्वयं साबित कर दिया भाजपा के गृह मंत्री ने। आज योगी जी मेरठ में थे, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। डोर टू डोर कैंपेन में केवल 10 लोगों को अलाउ है, वो हजारों की तादाद में लोग लेकर गांव-गांव और घर-घर जा रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं भाजपा वाले? और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, भाजपा के मेरे साथी ने आंकड़े गिनवाए, मैं कुछ उन्हें आंकड़े गिनवाना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो इतने महंगे हैं। अभी मेरा बिल आया 419 रीडिंग है और उस बिल की कीमत 3387 रुपया है। दुनिया का सबसे महंगा बिजली अगर कहीं बिक रही है तो वो उत्तर प्रदेश में बिक रही है। और इन्होंने कहा हमने इतने मेट्रिक टन गन्ना खरीदा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 3700 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गन्ना का बकाया है, वो कब भुगतान होगा? मैं उनसे बताना भी चाहूंगा कि जो बिजनौर से लेकर मेरठ तक का हाईवे है उसमें इतने गड्ढे हैं कि योगी जी हेलीकॉप्टर से आते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। किसी दिन रोड से चलेंगे तो उन्हें पता देगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कितने परेशान हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इलेक्शन कमीशन सही से अपना काम कर ले, मूक दर्शन बन के न बैठा रहे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर होगी और हमारे गृह मंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर होगी। बैटल जो है भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से हार चुकी है। और आपने कांग्रेस से सवाल किया था कि कांग्रेस का क्या हालात है, तो कांग्रेस की मैं बात कहना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाओं हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, जो युवाओं के नहीं मलिक जावेद जी, देखिए इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी से गहरी नाराजगी है, तो फिर एक ऑप्शन उनके पास तो है ना, जयंत चौधरी के तौर पर है, अखिलेश यादव के तौर पर है। कांग्रेस पार्टी के साथ वो कनेक्शन कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो पाएगा? इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। आप ऐसा अलग वहां पर क्या देने वाले हैं? जो वायदे आप कर रहे हैं वही तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। हम सबको सुरक्षा देने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमिटेड है। तो समाजवादी पार्टी नहीं देगी सुरक्षा? समाजवादी पार्टी सुरक्षा नहीं देगी? वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, उन्होंने जारी कर दिया, उन्होंने तो बताया भाई वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने तो किसानों के लिए भी बताया, उन्होंने नौजवानों के लिए भी बताया, उन्होंने और भी जो तमाम विषय है, बिजली पानी, इन सारे विषयों को उन्होंने उठाया। उनका तो घोषणा पत्र उन्होंने तो बताया। और अखिलेश यादव तो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के ऊपर भरोसा क्यों करेगी जनता? उनके पास अगर एक ऑप्शन है अखिलेश यादव के तौर पर, इसलिए भरोसा करेगी क्योंकि अखिलेश जी का गुंडा राज देखा है, और जो क्राइम का हाल है उत्तर प्रदेश में वो देश में कहीं नहीं है। मर्डर में नंबर 1 है यूपी, लूट में नंबर 1 है, और जितने भी महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। और मैं उनसे भाजपा के जो मेरे साथी हैं उनसे एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में गन्ना किसानों का कितना रुपया आपने बढ़ाया, 1 क्विंटल पे कितना रुपया आप दे रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, संदीप दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी जो बार बार बात कर रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, कांग्रेस में 3 में है ना 13 में है। उनको पता होना चाहिए कि 2,53,00,000 किसानों को किसान निधि योजना से सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
86 लाख किसानों को हमने 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। कम से कम 4.5 लाख करोड़ निवेशक जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है। व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में 14वां से दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ गया। लखनऊ मेट्रो बनाया, आगरा मेट्रो बनाया, गोरखपुर मेट्रो बनाया, सुकन्या संदीप जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया। अयोध्या, संदीप जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया क्या? कानपुर हवाई अड्डा बना। ये सारी परियोजना, हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी काम चल रहा है। ये सारी योजनाओं को एक मूर्त रूप देके, नहीं, आपने कहा बन गया, इसलिए मैंने वो कहा मैं आपसे ही कंफर्म कर लेता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में तो नहीं है कि वो बना है अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो बनना है। आयुष जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, है ना। विपक्ष है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने काम किया और काम बार बार। एक बात और है कि कांग्रेस के मेरे साथी मलिक भाई जो बोल रहे थे, नौल भाई बोल रहे थे, इनके पास उत्तर प्रदेश का एक एजेंडा है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुराई करना, प्रधानमंत्री जी की बुराई करना, और ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि बुराई कर करके जनता में बुराई की बीज बो दे और जनता बुराई सुन के दूसरे को बुरा कहने लगे। लेकिन इस देश में परसेप्शन की राजनीति बंद हो गई है। इस देश में जो राजनीति हो रही है वो हो रही है विकास की। आप काम करोगे वोट पाओगे। एक साथी बिजली की बात कर रहे थे, आपको पता होगा कि एक सफाई जगह होती थी, वहीं 24 घंटे बिजली आती थी एक नेताजी के राज में। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 18 से 24 घंटे की बिजली आ रही है। तो जो काम करेगा, अगर काम बोल रहा है और काम के आधार पे वोट मिल रहा है, तो विपक्ष काम को वरीयता नहीं दे रहा। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, विपक्ष के पास कोई गारंटी नहीं है युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, छात्रों को लेके, वहां के किसानों को लेके। किसान की आय दुगुनी करने की बात यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करी और कोशिश करी। विपक्ष ने किस तरह से हमलावर होके और विपक्ष कैसे आग में घी डालने का काम कर रहा है प्रदेश के अंदर। ये लोग गोली चलवाने वाले लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं। चलिए, मुझे पता था जब किसान की बात होगी तो किसान आंदोलन की भी बात होगी, फिर किसान के साथ ये भी जुड़ेगा कि आपने कहा था कि 22 में दोगुनी कर देंगे, आपने दोगुनी तो आई खैर की नहीं। अब इस पर तो सवाल उठना और हम करेंगे भी। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सोच है, सोच को हम धरातल पे उतारेंगे, करेंगे। हमने काम किया और उस काम के आधार पे हम जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं और जनता जो है हमें पुनः चुन के भेजेगी। चलिए ठीक है। इस बीच जिया मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जिया मंजरी जी, आपसे भी मेरा यह सवाल, और खासतौर से चूंकि आप एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हमको उस परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज दावे कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? और खासतौर से स्पेसिफिकली अगर हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहें तो सुरक्षा चूंकि यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है जो बातें कह रही है, आपको लग रहा है कि वो कनेक्ट हो पा रहा है जनता के साथ? कैसे इसका विश्लेषण करेंगी जिया जी? जी बिल्कुल। मैं बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ और महिलाओं से मैं इन विषयों पर चर्चा भी करती हूँ। कार्यक्रम में थी, मैंने महिलाओं से पूछा कि अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है या सत्ता जो चल रही है, तो योगी राज में महिलाएं तो बहुत संतुष्ट हैं कि महिलाओं के प्रति इस प्रकार के अपराध नहीं होते हैं, महिलाओं को की सुरक्षा अच्छी चल रही है, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है या मान लीजिए कोई अपराध होता है तो प्रशासन उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती है। तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा तो अच्छे से चल रही है। हाँ, सपा के समय में ये बहुत बड़ी परेशानी थी और उससे लोग अभी अच्छा फील कर रहे हैं। जी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, क्योंकि सुरक्षा और महिला सुरक्षा ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं और बार बार इस बात को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और जब भी वो एग्जाम्पल देते हैं वो ये बताते हैं कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी और अब क्या है, क्योंकि वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इस विषय पर वो वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको कैसे काउंटर करेगी? और वेस्टर्न यूपी में तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय गृह मंत्री जी अभी यहाँ पर आए थे कुछ दिनों पहले लखनऊ में, और उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे कोई भी महिला स्कूटी पे घर पहुंच सकती है और जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक आगरा की बेबी रानी मौर्य जी, जो इनकी पार्टी की एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो कहती हैं कि दिन के 5 बजे महिलाओं को थाने के आसपास नहीं जाना चाहिए। ये दोनों ही द्रव्यमित हैं। आदरणीय अखिलेश जी हमेशा बोलते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार क्या क्या करती है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय वकील साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर विकास किया गया। विकास इनका सिर्फ
कागजों पर है, धरातल पर कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? कभी बिल्कुल भी दोगुनी हुई। किसानों से वादे किए गए थे कि आपकी आय दोगुनी होगी, इनकी आय, मैं किसान का एक बेटा हूं, मैं डॉक्टर हूं लेकिन एक किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि आय आधी हो गई। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा जो हमारी गायें हैं, गौ माता को इन्होंने दर दर की ठोकर खाने के लिए इनको खेतों में भेज दिया है। आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो इतनी स्थिति भयंकर नहीं थी, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पूरी जनता आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। नहीं, डॉक्टर नवल किशोर जी, देखिए ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कभी सत्ता चलाई नहीं या समाजवादी पार्टी का कभी उत्तर प्रदेश के अंदर शासन नहीं रहा। जब आप लोगों ने 12 से 17 तक सत्ता चलाई तब आप लोगों ने गन्ना किसानों का भुगतान समय पर क्यों नहीं किया? आज अगर आप ये वादा करेंगे कि हम 15 दिन में आपका भुगतान कर देंगे तो जनता भी आपके ऊपर भरोसा करेगी। और आप तो सत्ता में रहे ना, अभी ये 5 साल में आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म डेवलप हो गया जिसको आप ये कह रहे हैं कि अब हमको जिता दीजिए 22 में, हम 15 दिन में भुगतान कर देंगे? अरे साहब, पहले का तो आपने किया नहीं था, अभी ये मैकेनिज्म कहां से डेवलप हुआ आपके पास? वो आदरणीय अखिलेश भैया जी खुद कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। अरे मैं कहां इनकार कर रहा हूं, आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, इस देश का हर एक नागरिक किसान का ही बेटा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब 12 से 17 तक आपने सरकार चलाई तब आप किसानों का पेमेंट क्यों नहीं कर पाए? और 5 साल में ऐसा क्या आपने देख लिया है जो आप कह रहे हैं कि 22 में जिताइए, 22 में जिताइए, हम वापस कर देंगे? करने वाली बात है, किसान का नेता बोल कर आदरणीय अखिलेश जी ने इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई होगी और उसी स्ट्रेटजी के तहत उनका गन्ना किसानों का भुगतान बिल्कुल सही समय पर होगा। जी, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं ना डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं, मुझे बताइए ना वो स्ट्रेटेजी। आप तो बैठे हैं टीवी चैनल की डिबेट में, आप मुझे बताइए वो स्ट्रेटेजी क्या है जो 12 से 17 तक नई स्ट्रेटेजी बन सकी, वो 22 में ऐसी नई कौन सी स्ट्रेटेजी बनाने वाले? नहीं, डेफिनेटली समय आने दीजिए और उसको आप धरातल पर खुद ही देखेंगे। आदरणीय अखिलेश जी की जो स्ट्रेटेजी है वो जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरह से उन्होंने विकास किया, इतना बेहतरीन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, लखनऊ में मेट्रो बनाने का काम किया, कुशीनगर में जो एयरपोर्ट तो इन्होंने भी बना दिया, मेट्रो इन्होंने भी बना दी करने का काम किया। अरे डॉक्टर नवल किशोर जी, आपने लखनऊ मेट्रो बनाई, इन्होंने कानपुर बना दी, आपने एक एक्सप्रेस पे आगरा लखनऊ बनाया, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बना दिया। अब इसके आगे बढ़िए। गन्ना किसानों की आप बात कर रहे हैं ना, आपने तो उनका पेमेंट ही नहीं किया। इनको कहते हैं कि इनका इतना पेमेंट रह गया, इस बार का आपने पेमेंट नहीं किया, सही बात है, सवाल उठाइए, लेकिन आपने तो कितना पेमेंट छोड़ के गए थे उसका कोई जवाब नहीं। 22 में कहते हैं कि हमको जिता दीजिए, हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। आप नहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को? नहीं, आदरणीय अखिलेश जी का घोषणा पत्र है और मैं फिर कह रहा हूं घोषणा पत्र तो सबके होते हैं भाई साहब, घोषणा पत्र किसका नहीं होता? आप नहीं कहते बीजेपी भी घोषणा पत्र जारी करती है? जरा पढ़ ले घोषणा पत्र। आदरणीय अखिलेश जी खरे उतरेंगे, इस बात का मैं वादा कर रहा हूं। वादे तो सब कर रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि महिला सुरक्षा का जब मुद्दा उठ रहा है यहां पर, तो आपको भी ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी, चलिए उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन कई राज्यों में आपकी सरकार है। राजस्थान के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन बलात्कार की घटना वहां घटित होती हो, वहां आप रोक नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कैसे भरोसा करेगी जनता आपके ऊपर? मलिक जावेद जी, इसलिए भरोसा करेगी कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के लोग कभी भी विक्टिम के खिलाफ खड़े नहीं होते, विक्टिम के साथ खड़े होते हैं। आप कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम के, चलिए ठीक है, आप साथ खड़े होते हैं, आपको बधाई, लेकिन मुझे बताइए रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकार है ना फुल फ्लैश आपकी, राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है। थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। आप बताइए आपके पास कौन सा डेवलपमेंट या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा, राजस्थान में नहीं हो पाएगा? बिल्कुल लागू होगा उत्तर प्रदेश में। बताइए ना भाई, वो कैसे होगा? राजस्थान में करके दिखाइए ना पहले। तो वही तो करके दिखाएंगे ना भाई, हमारी सरकार आएगी तभी तो करके दिखाएंगे। तो राजस्थान में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सरकार है ना आपकी वहां पर, क्यों नहीं दे पा रहे? सुरक्षा, हम पूरी सुरक्षा दे पा रहे हैं। 200 मीटर की दूरी पर महिला के साथ गैंगरेप और वो आपकी सुरक्षा है? थाने से 200 मीटर की दूरी पर महिला के साथ गैंगरेप हो रहा है, ये आपकी सुरक्षा है? सुरक्षा है, लेकिन हम पीड़िता के साथ खड़े उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे भरोसा करेगी जनता भाई साहब? मलिक जावेद जी, 200 मीटर की दूरी पर जहां पर कांग्रेस सत्ता के अंदर है, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, वहां सुरक्षा महिला को दे नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में आप दे देंगे महिला को सुरक्षा?
कैसे दे देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि कोई भी अगर क्राइम होता है, अगर स्टेट विक्टिम के साथ नहीं होता है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। हम हमेशा विक्टिम का साथ देता है, स्टेट विक्टिम का साथ देता है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में गैंग रेप होंगे, रेप होंगे, लेकिन यहां पर अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो महिला के साथ खड़ी होगी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर आप रोक नहीं पाएंगे ना। रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? नहीं बिल्कुल रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? तो फिर रोक के दिखाइए राजस्थान के अंदर, रोक के दिखाइए राजस्थान के अंदर। उससे बेहतर रोकेंगे। आज पूरे देश में अरे तो राजस्थान में आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं भाई? सबसे ज्यादा क्राइम आप भी वैसे ही वादे कर रहे हैं जिसका आरोप आप लगा रहे हैं कि ये लोग झूठे वादे करते हैं। आपका वादा कैसे सच्चा है, इस पर मैं भरोसा कैसे करूं? मुझे बताइए ना, कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे कि आप ऐसा करके दिखाएंगे कि आप फला स्टेट में देखिए हमारी सरकार है, वहां गैंगरेप नहीं होता है। नहीं, अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कौन से स्टेट में नहीं होता है? तो फिर यहां पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं भाई? यही तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना कि यहां जादू की छड़ी है आपके पास, जो यहां आप रोक देंगे या होगा तो आप महिला के साथ खड़े हो जाएंगे, बस इतिश्री हो जाएगी आपकी। अरे रोक के दिखाइए ना भाई उसको। एक में गैंगरेप होगा, दूसरे में आप कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे। चलिए, ऐसे नहीं होता। जी हाँ मंजरी जी, क्या ये जो वायदे ये तमाम पार्टियां कर रही हैं, आपको लग रहा है कि ये जनता के बीच में इससे कोई कनेक्ट हो पाएगा? या सभी पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि वायदे करती हैं, बाकी जो तमाम फैक्टर्स काम करते हैं उस पर फोकस पार्टियों का ज्यादा होता है कि जातिगत समीकरण कैसे साध ले या फला आदमी को अपने पक्ष में कैसे कर ले, क्या इस पर फोकस होता है? या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए? जी हाँ जी जी, देखिए बात ऐसी है जैसे अभी उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी किसान के बेटे हैं। तो देखिए किसान के बेटे थे और अभी वो शीर्ष नेता हैं। तो ये बोल के जनता को भ्रमित करना कि हम किसान के बेटे हैं और हम किसानों का ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की भ्रमित बातें करने की जगह अगर वास्तविकता में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके प्रवक्ता और उनके नेता अगर धरातल पर जाकर के वास्तविकता के ऊपर काम करना चाहेंगे तभी जनता के लिए कुछ काम कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात करें यदि, तो अलवर में किस तरीके से लड़कियों को मार करके टांगा जा रहा है। आज से 4 महीने पहले मेरे पास केस आया था, उससे पूर्व भी मेरे पास केस आते रहते हैं इस प्रकार के, जहां पे लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करने के लिए वहां पे जिस प्रकार से लड़कियों को मार मार के टांग दिया जाता है, यदि पिता उसको बचाने जाता है तो उसको मार दिया जाता है। इस प्रकार के अन्य अनान्य केसेस वहां चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं रोकी जा रही हैं महिला सुरक्षा के लिए? अब अगर हम बात करते हैं कि ये सिर्फ वादे हैं, तो ऑफकोर्स जनता भी मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार से मुझे पूरी बात करने दें, मुझे पूरी बात करने दें। देखिए उन्नाव का कोई समर्थन नहीं कर रहा है यहाँ पर। उन्नाव में जो हुआ वो गलत है, बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी रोक नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर बैठ करके सिर्फ ये मत कहिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, उस समय सैफई में महोत्सव चल रहा था। जनता इस बात को याद रखती है। आपको क्या लगता है इतनी जनता में कितना आपाधापी हुई थी? वहां पे कौन विक्टिम था, कौन नहीं विक्टिम था, किसको मुआवजे दिए गए, किसको नहीं दिए गए, ये सभी लोग जान रहे हैं। यदि अगर हम जो बात कर रहे थे अभी, तो जो संगठन की जाट और जो एक मतलब अल्पसंख्यक समाज का जो हम बात कर रहे थे, उस विषय पे यदि हम बात करें तो आप ये समझिए कि सबने देखा है कि किस प्रकार से जनता प्रताड़ित रही है और नेता उस समय वहां पे जो सत्तारूढ़ी पार्टी थी उस समय किस प्रकार से उस सीरियसनेस को देख रहे थे। तो जनता कुछ नहीं भूलती है, जनता को सब याद रहता है और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जनता अपने वोट का अच्छे से सोच समझ करके प्रयोग करेगी और सिर्फ बातों में और उनके आश्वासनों पे नहीं जाएगी। उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं पूर्व के, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी के क्रियाकलापों को देखते हुए और वर्तमान जहां जहां स्थिति सुधरी हुई है, विकास हुआ है, नए मेडिकल कॉलेजेस कहाँ खुल रहे हैं, कहाँ स्कूल खुल रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ IIMs खुल रहे हैं, वो सब देख करके और इसके हिसाब से मुझे लगता है जनता वोट देगी। और हमें जनता पे पूर्ण विश्वास है और मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जनता में बहुत 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 जागरण है और वो सभी को बहुत आराम से देखती है। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं चलती हैं कि आप ना मूर्ख बनाए जनता को, उनको बोले कि हम किसान के बेटे थे या फिर हम दलित की बेटे हैं और हम ऐसे हैं। लेकिन ये सारी जो है ये बातें अब मूर्ख बनाने वाली पद्धति समाप्त हो चुकी है। जनता जागरूक है और जनता अपने वोट का सोच समझ करके उपयोग करेगी। धन्यवाद। संदीप जी, देखिए एक विषय क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के जरूर बार बार उठ रहा है। तो जो किसान आंदोलन इतना लंबा चला और उसके बाद आप लोगों ने वो तीनों कानूनों को वापस लिया, फिर ये कहा जा रहा है कि किसानों के अंदर वहां पर एक बड़ी नाराजगी है। दूसरा ये था कि आप लोगों ने कहा था कि आप जो गन्ने का मूल्य है, FRP है, उसको आप बढ़ाएंगे, लेकिन जो वादा आपने किया था उतना आपने बढ़ाया नहीं।
तीसरा पेमेंट का भी इशू अभी भी वहां पर है। आप लोगों ने अभी भी वहां पर पूरा पेमेंट नहीं किया, इसलिए वहां के किसानों के अंदर नाराजगी है। इसको आप लोग कैसे देखते हो और इसका क्या जवाब है आपके पास? अगर वाकई में यह नाराजगी वहां पर है तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कैसे कन्विंस करेगी वहां के किसानों को? संदीप जी। गन्ना का मूल्य हमने 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वहां के जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। हम लोगों ने ही कम से कम 300 सालों से भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों से लड़ रही है वहां के लोगों ने गुलामी से लड़ा है, काले अंग्रेजों से लड़ा है, गोरे अंग्रेजों से लड़ा है। हमारे उनके विचार समान है, वो कहीं और किसी और के नहीं है, वो देश के हैं और उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम आता है और उनके लिए काम भी किया। ये नहीं भूलना चाहिए कि यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने किसान दिवस एक बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे घोषित किया। किसी ने वही पार्टी किसी ने उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं बनने दिया। वही लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई, वही लोग हैं जिन्होंने वहां पे दंगे करवाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 60-60 दंगे होते थे, कोई ऐसा जिला नहीं होता था जब दंगे नहीं होते थे उनके सरकार में। कानून व्यवस्था की ये हाल थी कि व्यक्ति दिन में भी घबराता था, डरता था। थाने जो है एक जातिगत समुदाय के लोग चलाते थे। अव्यवस्थाएं पनपी हैं। आज स्थिति यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक सूत्र में पिरोया हुआ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसकी आस्था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में। ठीक है, लेकिन संदीप जी एक सवाल और उठा और विपक्ष ने सवाल को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। देखिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार देख रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस मुद्दे को बार बार कहते हैं। वो इस बात को उठा रहे हैं कि एक तो देखिए आपके जो तमाम नेता हैं वो इसीलिए डाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है और समझ में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी जो जमीन है वो दरक चुकी है। दूसरा ये है कि वहां पर जो नाराजगी है जाटों को लेकर के स्पेसिफिकली, इसलिए आप लोग जाट नेताओं के साथ भी बैठक कर रहे हैं, वरना इससे पहले इसकी जरूरत आपको कभी आन नहीं पड़ी थी। क्या आपको लग रहा है कि वहां पर जमीन कहीं कुछ खिसकी हुई है या इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं साथी, लोकतंत्र दिल जीतने का नाम है और लोकतंत्र में जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है तो वो पार्टी का काम है कि सभी लोगों से, सभी जन से मिलके बात करे। ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी को जिम्मेदारियां, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे आपके नजर में जरूर वो गृह मंत्री जी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक कार्यकर्ता है, आदर्श कार्यकर्ता है और वो सारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। और आज डर सपा बसपा या विपक्ष कांग्रेस या जो भी आप नाम ले रहे हैं उन लोगों के मन में ये है कि उनको लग रहा है कि उनकी जो ये समीकरण है वो पूर्ण नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने जातियों को, धर्मों को, लोगों को आपस में बांट के लड़ा के गणित देखी है उत्तर प्रदेश में, वो गणित वहां पूर्ण होती नहीं दिख रही, इसलिए उनका भय है, उनका डर है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगा, ये जो परसेप्शन की राजनीति है ना, परसेप्शन की राजनीति से विपक्ष जीतना उत्तर प्रदेश में अपना आधार बनाना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि परसेप्शन की राजनीति की सबसे माइनस ड्रॉबैक ये होती है कि एक आदमी हारेगा तो दूसरा आदमी जीतेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी में है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि आप देखिए जहां जहां हमारे नेता जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जो प्यार और सम्मान मिला है और जिस तरह का आदर्श भारतीय जनता पार्टी ने अविरल है। चलिए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जरूर बोलेंगे, नवल किशोर शाक्य जी, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, मुझे ये बताइए, संदीप जी कह रहे थे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे भूल नहीं पाएंगे लोग, कैराना को लोग भूल नहीं पाएंगे। ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और जाकर के वहां पर लोगों को याद भी दिला रही है। कैसे भूलेगी भारतीय जनता? अभी संदीप जी वकील साहब कह रहे थे, ये लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे। लोकतंत्र, मैं कह रहा हूं भारत का संविधान और लोकतंत्र अभी में है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इस बात को डॉक्टर नवल किशोर नहीं कह रहा, भारत के 4 रिटायर्ड न्यायाधीशों ने इस बात को कहा है। और आपने देखा होगा, अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था की और दंगे की बात, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है तो वहां के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके पास कोई नियत हो, नीति हो बेहतर, वो स्पष्ट तौर से जनता के बीच वो कह के जाए जिससे जनता आपको वोट दे, क्योंकि लोकतंत्र तो नहीं आज जीतने का नाम। आप हमारी बुराई करेंगे तो आज आपको वोट नहीं मिलेगा ना। आप बड़ा लकीर खींचिए ना, हम जो काम कर रहे हैं। चलिए नवल किशोर जी की बात को सुनते हैं। लखीमपुर खीरी में क्या क्या हुआ आपने खुद देखा होगा, टायर के नीचे आदरणीय गृह मंत्री जी का बेटा उसको वो जेल के अंदर है। हाँ तो हुआ ना, आपकी सरकार में ऐसा हुआ। तो वही चीज आदरणीय अखिलेश जी और उनके साथ में जितने भी छोटी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनको मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे।
हमको पूरा भरोसा है। मैं नहीं डॉक्टर नहीं, नवल किशोर शाक्य शाक्य जी, आपको भरोसा तो है, लेकिन जनता को भरोसा कैसे होगा? आप तो पार्टी के नेता हैं, आपको तो भरोसा होगा। 9 तारीख तक तो यहाँ सभी को भरोसा होगा कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। जनता को भरोसा कैसे होगा? 13 का मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना का पलायन, कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति कैसे भूलेगी जनता? मुझे बताइए ना, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नया मैकेनिज्म क्या है आपका, नया विजन क्या है आपका? क्योंकि जिस समय आप लोग 17 के चुनावों में गए थे, तब भी आप ये कह रहे थे कि काम बोलता है, लेकिन काम तो बोला नहीं। और इस बार नया विजन क्या है, थोड़ा उसको बताएं ना, स्पष्ट करें कि जनता समझे कि हाँ भाई ये नई सपा है, चलिए इसका ये नया विजन है, हम भरोसा कर लेते हैं इसके ऊपर। आप वो बता नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे बस। भाई उसके पीछे का आधार तो बताएं। इस विजन का साक्षात प्रमाण ये है कि आदरणीय अखिलेश जी का जब विजय रथ उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वांचल में गया, चाहे बुंदेलखंड की तरफ गया, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, रात के 2-2 बजे 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुझे पता नहीं डॉक्टर नवल शाक्य जी, आपकी मेमोरी उतनी शार्प है कि नहीं है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश जी जहां जाते थे, वहां इससे भी भारी जनसमर्थन और भारी जनसलाप दिखता था। लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट हुआ वो आपने देख लिया 17 में। मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश जी की जनसभा में कब भीड़ नहीं होती है, उनके रोड शो में कब भीड़ नहीं हुई, मुझे ये बताइए। 2017 में साहब जनरथ चला ही नहीं था, विजय रथ रथ पर सवार थे। अपनी मेमोरी थोड़ा शार्प करिए। पूरी बस लेकर के और रथ पर सवार थे अखिलेश यादव जी। रथ चला था, लेकिन बाद अंतिम समय तक नहीं चला था। इस बार अंतिम कितने भी समय तक चला हो, मैं ये कह रहा हूं कि भीड़ तो हमेशा होती ना अखिलेश जी की रैली में, कब नहीं होती मुझे बताइए। या तो आप स्वीकार करते हैं कि उनकी रैली में भीड़ नहीं होती है, 17 में नहीं होती थी भीड़, लेकिन जनादेश जनता का इस बार बहुत तादाद से ज्यादा है। लोग रजाई और गद्दे रात में लेके रोड पे आ गए। बड़ी बड़ी दिसंबर की ठंड में, नवंबर की ठंड में, रात में 2:30 बजे। किशोर जी, अगर ऐसे तय हो जाता, गाजीपुर से लखनऊ जब आ रहे थे, तो मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ की भी रैली में बहुत भीड़ होती है। कहाँ भीड़ इतना हुआ साहब? आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आप देख लीजिए। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं ना, भीड़ तो सब जगह होती है। भीड़ तो क्या प्रियंका गांधी आती है तो उनकी रैली में भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी की रैली में जितना बड़ा भीड़ है, वोट में कन्वर्ट कितना कर पा रहे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण है नवल किशोर जी। और इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि नया विजन क्या है आपका, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के नया विजन क्या है आपका, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या विजन है आपका? युवाओं के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने अभी अपने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियां देने के लिए 22 लाख नौकरियां देने के लिए अपने घोषणा पत्र में किया है। 12 से 17 में कितने लाख नौकरी दी थी? 12 से 17 में कितने लाख नौकरी दी थी? 12 से 17 में कितनी लाख नौकरी दी थी आपने? लोगों को नौकरियां जरूर मिली थी, लेकिन ये 20 लाख तो नहीं दी थी ना, और अब 20 लाख आप दे देंगे। पता नहीं कौन सी नई नौकरी आप बनाने वाले हैं जो 20 लाख आपको नौकरी। मैं देखिए, मेरा प्रश्न है नवल किशोर जी से कि मुझे ये बताइए कि किस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप करने वाले हैं युवाओं के लिए भविष्य में। क्या आपने उसके लिए कुछ लिखा है, कुछ बताया है जनता को? नहीं, डेफिनेटली। क्या आप युवाओं को फ्री में कुछ देने की बजाय ये इस प्रकार से लालायित करने की जगह उनको क्या आप उनको स्किल देने वाले हैं कि जो जीवन पर्यंत उनके काम आए? उनके लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसी कौन सी विद्या पद्धति और कौन सी शिक्षा पद्धति लाने वाले हैं जो कि उनसे छीनी ना जा सके, जो कि खत्म ना हो, जिसका कि वो उपयोग जीवन पर्यंत कर सके आजीविका चलाने के लिए? ये जो एक नया दौर चल रहा है ये राजनीति में कि किसी को साइकिल दे दी, किसी को बस्ता दे दिया, इससे युवा सशक्त नहीं होने वाला। वो साइकिल और बस्ता एक दिन टूट जाएगा, उसके बाद युवा क्या करेगा? युवा कहाँ से कमाएगा? मैं एक युवाओं से मिलती हूँ, युवाओं के बीच जाती हूँ। युवाओं की समस्या यही है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं आजकल कि वो मुफ्त जो देने वाली चीजें कर रहे हैं, उसके जगह यदि उसी पैसे से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर क्यों नहीं खोलते, आप इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट सेंटर क्यों नहीं खोलते? आप क्या करने वाले हैं इस चीज के लिए? मैं इसके लिए जानना चाहूंगी जी, बताइए आपके मैनिफेस्टो में आपने क्या लिखा है कि आप ऐसा क्या करेंगे युवाओं के लिए? डेफिनेटली जो 10th क्लास में और 12th में मैंने जमीनी स्तर पर मैं गांव में पढ़ रहा हूं, मुझे मालूम है बच्चों को जो साइकिल मिला करती थी प्रोत्साहन के रूप में, उससे बच्चे स्कूल जाते थे। हाई स्कूल और इंटर में कन्या विद्याधन मिला करता था, लैपटॉप और कंप्यूटर मिला करते थे, उससे डेफिनेटली बच्चे आगे बढ़ने का काम करते थे। और गांव के बच्चों को इस चीज का भरोसा होता था कि हमारा भी लेवल शहर के बच्चों के बराबर है। और डेफिनेटली गांव के बच्चे उस लैपटॉप, कंप्यूटर और कन्या विद्याधन योजना से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते थे।
और उस समय जो दिया लेकिन गया उससे था 20 लाख नौकरी का सृजन कैसे होगा, इसका जवाब आप अभी भी नहीं दे पाए। उसका जवाब मुझे लगता है शायद अखिलेश जी से ही लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये चुनावी वायदे आपको इसी तरह से नजर आएंगे। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जब मत डालने के लिए जाए तो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अगले 5 साल तक यही आपकी नीति का निर्माण करने वाले हैं। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।